नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 7 अगस्त वर्ष 2021। 10th क्लास में और ये H2 डिवीज़न है। 10th H2 में मैथ्स 1 हम लोग करेंगे। 5वां चैप्टर संभाव्यता की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। संभाव्यता, ये हम लोग डेली लाइफ में संभव कई सारे शब्द यूज़ करते हैं अक्सर, जब हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। कोई घटना है, जैसे कोई बात है, कोई घटना है होने वाली है, लेकिन उसमें उस घटना में कई सारे परिणाम हैं, एक से अधिक परिणाम हैं। कौन सा परिणाम है ये पता नहीं है, तो हम लोग ऐसे शब्द अक्सर यूज़ करते हैं, संभवतः, अधिकतर, असंभव या निश्चित, पास, दूर या 50-50%। तो ये आम बोलचाल भाषा में ये सब शब्द यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? कोई ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक संभावना होने वाली है और हमें पता नहीं है कि क्या हो, कौन सा होगा। जैसे कि आज वर्षा होने की आशा, आज वर्षा होने की आशा जो है अधिक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि दो संभावना है, या तो वर्षा होगी या तो नहीं होगी। तो यहाँ कैसा एक संभव जैसा शब्द यूज़ हो रहा है कि आज वर्षा होने की आशा अधिक है, तो यहाँ भी संभावना छुपी हुई है। महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है, मतलब यहाँ ये बात तय है कि या तो महंगाई बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी। दो परिणाम यहाँ हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ संभावना शब्द यूज़ कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है। फिर भारत को आने वाली क्रिकेट स्पर्धा में हराना असंभव है, तो यहाँ भी देखो डाउटफुल है, हराना संभव भी हो सकता है, असंभव भी हो सकता है। तो इसमें पता नहीं है कि इन दो में से क्या होगा, तो इसलिए ये शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, असंभव। निश्चित ही मुझे प्रथम श्रेणी मिलेगी, तो यहाँ भी देखो एक संभावना है प्रथम श्रेणी की, मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। तो निश्चित शब्द ये बता रहा है कि वहाँ पर दूसरे भी परिणाम हो सकते हैं। फिर बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक दी तो उन्हें पोलियो होने की संभावना नहीं होती है। तो संभावना शब्द ये बता रहा है कि ज़्यादातर, अधिकतर जो है पोलियो होने की संभावना नहीं होती है, पर कोई अपवाद रूप में हो भी सकता है। तो इस तरह से ये संभाव्यता शब्द का परिचय दिया। तो संभाव्यता या संभव ये शब्द अक्सर तब यूज़ करते हैं जब एक से अधिक परिणाम होने वाले हैं और हमें पता नहीं हो कि क्या, कौन सा परिणाम होगा। तो उसमें जितने भी परिणाम होते हैं ना बेटा, जितने भी परिणाम पॉसिबल हैं, उन सबको कहते हैं संभावना। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, यदि हम एक सिक्का उछालें तो हमें क्या क्या मिल सकता है? एक सिक्का उछालें तो क्या क्या मिल सकता है हमें? बताओ बेटा, आप लोग जल्दी बोलो। आप लोग सुन रहे हो ना, मेरी आवाज़ आ रही है? तो बेटा बताओ ना, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि हम एक सिक्का उछालें तो हमें क्या क्या मिल सकता है सिक्का उछालने पर? या तो ऐसा मिलेगा या तो ऐसा सिक्का मिलेगा उछालने पर। टॉस उड़ाते ना, टॉस क्रिकेट में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा आता है तो आप लोग कांटा छापा बोलते हो, हम लोग हिंदी में कांटा छापा बोलते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है हेड टेल, हेड और टेल। तो यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितनी संभावना हो गई एक सिक्का उछाले तो? कितनी संभावना हो गई, बोला बोलो बेटा? दो संभावना हो गई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग और समझ लो, पट का मतलब होता है टेल, जिसे कैपिटल टी लिखते हैं, और चित मतलब हेड, इसलिए कैपिटल एच लिखते हैं।
आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। पट में देखो ट आ रहा है ना, इसलिए कैपिटल टी। पट में ट है इसलिए टेल। तो दूसरा वाला क्या रहेगा? हेड रहेगा, एच। ये याद रखना बेटा, पट मतलब टी, कैपिटल टी, और चित्त मतलब एच। तो तो ये कैसे याद रहेगा? पट में देखो ट आ रहा है ना, ट, इसलिए टी लिख रहे हैं, तो याद रखना। ऐसे ही अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाए, 2 बार, तो हो सकता है दोनों सिक्के में हेड हेड आ जाए, दोनों बार हेड हेड आ जाए। या फिर हो सकता है कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए, या हो सकता है कि पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है दोनों सिक्के में टेल टेल आ जाए, पट पट, चित्त चित्त, चित्त पट, पट चित्त, और ये पट पट। तो कितनी संभावना हो गई अगर एक ही सिक्का 2 बार उछाले? यहाँ संभावना हो गई 4। अच्छा ये बताओ कि अगर एक पासा, पासा होता ना जो, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो एक पासा को यदि एक बार फेंका, एक बार उछाला जाए, तो फिर उसके पृष्ठभाग पर कितनी संभावनाएं मिलेंगी? पृष्ठभाग पर जो संख्याएं मिलेंगी, क्या क्या संभावना है? हाँ हाँ, यस, 6 संभावना है। हो सकता है अपने को पासा उछालें और एक मिल जाए, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल, इसमें से कोई भी एक मिल सकता है। लेकिन कुल संभावनाएं कितनी है यहाँ पर? 6 संभावनाएं हैं। तो कुल संभावनाएं क्या हो गई? 6 हो गई। संभावनाएं हैं 6, घटना तो एक ही घटित होगी, इन 6 में से केवल एक ही घटना घटित होगी, लेकिन संभावनाएं यहाँ पर 6 की है। तो यदि कोई पूछे कि कितनी संभावना है, तो इसका जवाब क्या होगा? 6। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अब हम समझते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग किसे कहा जाता है। ये जो अभी मैंने बताया कि ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं ना जिसमें कई सारे परिणाम संभव हैं, है ना, एक से अधिक परिणाम संभव है, कौन सा परिणाम आएगा पता नहीं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बेटा, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, घटना को यदि प्रयोग में कहूँ तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। जैसे हमने अभी देखा ना कि सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, 2 सिक्का उछाला, एक पासा उछाला, ये सारे प्रयोग में क्या है? एक से अधिक परिणाम संभव हैं। तो ऐसे प्रयोगों को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। हाँ, अब इस जानकारी के आधार पर हम लोग 5.1 कर सकते हैं। 5.1 जरा देख लेते हैं। सिर्फ आपको बताना है कि कितनी संभावना है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि संभावना कितनी है, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। वनिता है, महाराष्ट्र में रहती है, महाराष्ट्र में इतने सारे जगह को वो जानती है, और इसमें से वो किसी एक जगह पर मई की छुट्टी में जाने वाली है। तो वो हो सकता है अजंता भी जा सकती है, महाबलेश्वर भी जा सकती है, लोणार झील भी जा सकती है, ताड़ोबा अभयारण्य भी जा सकती है, आम्बोली भी जा सकती है, रायगढ़ भी जा सकती है, माथेरान भी जा सकती है, आनंद वन भी जा सकती है, किसी एक जगह पर जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कितनी संभावनाएं हो गई? संभावनाएं कितनी है यहाँ पर? 8 संभावनाएं हैं। देखो गिन लो कितने स्थान यहाँ लिखे गए हैं, 1 2, कैसे देखो, अजंता 1 हो गया, महाबलेश्वर 2, लोणार झील 3, ताड़ोबा अभ्यारण्य 4, 5, 6, 7, 8 ही तो स्थान है बेटा। ये देखो, एक कॉमा भी देखो बेटा, जैसे ये लिखा फिर कॉमा डाला तो एक जगह हुई,
फिर महाबलेश्वर लिख के कॉमा डाला तो दूसरी जगह हो गई। लोडार झील लिखा फिर कॉमा डाला तो तीसरी झील हो गई। फिर ताड़ोबा अभ्यारण्य, तो ताड़ोबा के बीच में कॉमा नहीं है तो इसको दो अलग अलग मत गिन ले। ताड़ोबा अभ्यारण्य के बाद में कॉमा है तो ये ताड़ोबा अभ्यारण्य एक ही स्थान हो गया, इसको दो मत गिन लेना। जो लोग 9 बोल रहे हैं मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग अलग गिन लिया है, ये एक ही नाम है ताड़ोबा अभ्यारण्य। कैसे कैसे पता कैसे पता चला है? कॉमा देख करके पता चलता है, बीच में कॉमा नहीं है ना, इसलिए दोनों वर्ड जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी संभावना है? तो इस कथन में कुल कुल संभावना है 8, 8 संभावना है। बस इतना ही उत्तर लिखना है कि इस कथन में 8 संभावना है। पहला लिख लोगे ना खुद से। दूसरा देखो, सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है। यादृच्छिक मतलब रैंडमली, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक का चुनाव करना है। तो देखो, जो चुनाव करना, कोई सोमवार भी चुन सकता है या मंगलवार भी चुना जा सकता है, बुधवार भी चुना जा सकता है, गुरुवार भी चुना जा सकता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसमें से कोई भी एक चुना जा सकता है। तो कुल कितनी संभावनाएं हो गई? 7 संभावनाएं हो गई। 7 तरीके से कोई भी यहाँ चुनाव कर सकता है, तो यहाँ संभावना हो गई 7। अब दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। आप लोग जानते हैं ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? नहीं बेटा, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। और उन 26 लाल पत्तों में भी आधा आधा कर दो। देखो इधर भी आधा किया है, 52 का आधा 26, 26, तो 26 लाल 26 काले, फिर आधा कर दो तो 26 का आधा 13। तो इसमें से 13 जो है पान वाले पत्ते होते हैं, ये देख रहे हो पान वाले पत्ते, ऐसे पत्ते 13 होते हैं। फिर ये ईंट वाले 13 पत्ते होते हैं। ईंट वाला पत्ता देखो ऐसे दिखता है, इसमें ऐसा ऐसा डिजाइन रहता है। तो ये दोनों देखो लाल वाले पत्ते हैं, ऐसे लाल वाले पत्ते कुल 26 होते हैं, जिसमें से 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं। फिर 26 काले पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। देखो ये 13 पत्ते चिड़ी के, और 13 पत्ता होता है हुकुम का, ये हुकुम का पत्ता है। बात समझ में आया? अब ये अब ये 13 पत्ते कौन से होते हैं वो भी समझ लो। 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे 13 पान है तो उसमें एक तो राजा होगा, एक रानी होगी और एक गुलाम होगा। कितने हो गए? 3 हो 3 हो गए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या होता है? दहला, नहला, अट्ठा, ये सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, है ना, तिर्री, दुर्री, इक्का। इक्का मतलब वन, एक। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे 10, 1 से लेके 10 तक हो गए। एक को इक्का बोलते हैं, हाँ, ये 10 और ये 3। तो ऐसे 13 पत्ते पान में आ जाएंगे, ऐसे ही 13 पत्ते ईंट में भी आ जाएंगे। ईंट में भी आपको राजा, रानी, गुलाम और ये 1 से 10 पत्ते मिलेंगे। फिर ऐसे 13 चिड़ी के पत्ते में भी ऐसे ही होगा, राजा, रानी, गुलाम और 1 से 13 पत्ते। तो ऐसे ही हुकुम के पत्तों में भी ऐसे ही होगा, पान के पत्तों में भी ऐसे 13 पत्ते होंगे, चिड़ी के जो पत्ते हैं उसमें भी ऐसे होगा, ईंट के पत्ते में भी ऐसे होगा। तो आ जाते हैं अब अपने मूल सवाल पर। पत्तों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो क्या है? ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है, तो कितनी संभावनाएं होंगी? 52 संभावनाएं हैं बेटा यहाँ पर।
यस 52। फिर है चौथा, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक इस प्रकार से लिखी गई है। तो प्रत्येक कार्ड पर मतलब कुछ कार्ड हैं और हर कार्ड पर नंबर लिखा है। एक कार्ड में 10 लिखा है, दूसरे कार्ड में 11 लिखा है, तीसरे कार्ड में 20 लिखा है, सॉरी 12 लिखा है, फिर अगले कार्ड में 13 लिखा है। तो ऐसे बताओ कुल कितने कार्ड हो गए ऐसे? अगर आप एक एक कार्ड में 10 से 20 तक नंबर लिखो, हर एक कार्ड में एक नंबर, तो कितने कार्ड में रहेंगे कुल? ठीक से गिन के देखो बेटा, खाली घटाओ मत। देखो एक कार्ड में आपने 10 लिख दिया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने हो गए? यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ये 3 3 6 3 9 10 11 हो रहा है ना? यस। तो 10 से 20 तक यदि आप संख्या लिखोगे, हर एक कार्ड पे एक एक संख्या, तो कुल 11 कार्ड हो जाएंगे। अब उसमें से एक कार्ड आपको चुनना है यादृच्छिक पद्धति से, बिना देखे हुए, तो फिर संभावना 11 की हो जाएगी ना। मतलब 10 नंबर वाला कार्ड भी बाहर आ सकता है, 11 नंबर वाला कार्ड भी बाहर आ सकता है, 12 नंबर वाला भी बाहर आ सकता है। बात समझ में आ रहे हो? आगे ना बात समझ में? यस, वेरी गुड। तो ये अब हम लोग ये 5.1 आप अपने मन से कर लेना, मैंने बता दिया है सारे उत्तर, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। यदि सब समझ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। सब समझ गए हो तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग समझ लेते हैं नमूना अवकाश किसे कहते हैं। अब नमूना अवकाश, हम लोग नमूना अवकाश को इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए इसे एस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। एस या फिर इस अक्षर से भी दर्शाया जा सकता है जिसे ओमेगा कहते हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में एस से दर्शाएंगे। जानते हो एस क्यों दर्शा रहे हैं? नमूना अवकाश को सैंपल स्पेस कहते हैं, कैपिटल एस। नमूना यानी सैंपल होता है ना, नमूना मतलब सैंपल, तो इसलिए नमूना अवकाश को एस अक्षर से दर्शाते हैं। अब नमूना अवकाश है क्या? अभी हम लोगों ने देखा कि जो यादृच्छिक प्रयोग होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, उसमें एक से अधिक संभावनाएं होती हैं। तो ये जो सारी संभावनाएं हैं, अगर इसको हम लोग समुच्चय के ब्रैकेट में लिखें, समुच्चय यानी धनुष वाले कोष्ठक में लिखें, तो उसको नमूना अवकाश कहते हैं। ये सारी जो परिणाम मिलते हैं यादृच्छिक प्रयोग के, सारे परिणाम को समुच्चय में अगर लिखा जाए, समुच्चय के कोष्ठक में, तो वही नमूना अवकाश होता है। और नमूना अवकाश के प्रत्येक घटक को क्या कहते हैं? नमूना घटक कहते हैं। और कुल जितने घटक होते हैं उसको एन ऑफ एस कहते हैं, यानी कुल संभावनाएं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये नमूना अवकाश एस समझ में आ गया, एन ऑफ एस समझ में आ गया। यादृच्छिक प्रयोग में जितने भी परिणाम होते हैं उन सब को हम लोग नमूना अवकाश कहते हैं, यदि धनुष कोष्ठक में लिखा जाए तो। और उन सारे घटकों को गिन करके लिखें तो वो आपको एन ऑफ एस हो जाता है वो। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ दिखाता हूँ, अभी समझेगा। जैसे यहाँ पर देखो कुछ यादृच्छिक प्रयोग दिए हैं, एक सिक्का उछाला, तो अब हमें यहाँ नमूना अवकाश कैसे लिखेंगे? नमूना अवकाश को हम लोग कैपिटल एस लिखते हैं, बराबर डालना, फिर ये धनुष वाला कोष्ठक डालना। पिछले साल मैंने सिखाया था धनुष का कोष्ठक कैसे बनाते हैं। तो एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, चित्त या पट। चित्त को एच लिखते हैं, पट को टी लिखते हैं, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया नमूना अवकाश। अब हमें यहाँ घटकों के नमूना बिंदुओं की संख्या लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं? एन ऑफ एस। तो एस के अंदर कितने परिणाम हैं? 1 2, तो इसलिए एन ऑफ एस यहाँ 2 आ गया। फिर देखो दो सिक्के उछाले,
दो सिक्के उछाले तो क्या क्या संभावनाएं हैं? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। ये मैं अभी आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, कैसे याद करना है दो सिक्के उछाले तो। अब यहाँ एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? अब इसको देखो बेटा, ऐसा मत गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मत गिनना, नहीं गलत हो जाएगा। पहली जो परिणाम है वो यहाँ लिख दो, एक दो सिक्के उछाले हैं तो दोनों में एच एच आ गया, ये पहला परिणाम हो गया, फिर कॉमा डालिए। फिर दूसरा परिणाम ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के में एच और दूसरे में टी आ जाए, तो दूसरा परिणाम हो गया। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ये गलती करते हैं बच्चे हर साल, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, एक परिणाम लिखो फिर कॉमा, फिर दूसरा परिणाम फिर कॉमा, इस तरह से कुल यहाँ 1 2 3 4 परिणाम है, तो इसलिए एन ऑफ एस यहाँ पे 4 आ जाएगा। तीन सिक्के उछाले, तीन सिक्के उछाले तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, या फिर पहले दूसरे में हेड तीसरे सिक्के में टी आ जाए, ये दूसरा परिणाम। तीसरा परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि टी बीच पहले में एच दूसरे में टी, पहले और तीसरे सिक्के में एच हो और बीच में टी हो। इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम पॉसिबल हैं, तो इसलिए एन ऑफ एस 8 आ गया। कुछ बात समझ में आई? तो अब मैं आपको देखो इसका ये फार्मूला कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें बताता हूं, चलो। जैसे कि एक सिक्का उछाला हमने, एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो एन ऑफ एस कितना मिल रहा है? एस कितना मिल रहा है? एस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 2 हो गया। 1 2, दो सिक्का उछाला, तो देखो डायरेक्ट एन ऑफ एस निकालने का आपको आइडिया बता रहा हूं मैं। कितने सिक्के हैं? दो, दो लिख दो। अच्छा, एक सिक्के पे कितना एन ऑफ एस कितना मिलता है एक सिक्के पर? तो इसका पावर 2 लिखो, कितना आंसर आएगा? 4, तो इसलिए एन ऑफ एस कितना आ गया? एन ऑफ एस आ गया 4। ऐसे ही तीन सिक्का है, तीन सिक्का, कभी कभी एक नंबर के लिए पूछा जाता है कि तीन सिक्का उछाला गया तो एन ऑफ एस निकालो। कैसे निकालना है? तीन वैसे ही लिख दो क्योंकि तीन सिक्का उछाल रहे हैं, फिर एक सिक्के पर हमको एन ऑफ एस 2 मिलता है तो इसलिए पावर 2 आएगा, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया? नहीं बेटा, 3 स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 कितना आएगा? 9 आ जाएगा, तो इसलिए एन ऑफ एस कितना हो गया? 9 हो गया। देखो यही जो आंसर मैंने लिखा है वही आंसर इधर भी लिखा है। एन ऑफ एस 2, एक सिक्का उछाला तो एन ऑफ एस 2, दो सिक्का उछाला तो एन ऑफ एस 4, तीन सिक्का उछाला तो, ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा है इसने, किसी और की टेक्स्ट बुक है, 9 आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है बेटा, सॉरी, ये चेंज करना पड़ेगा। 2 घाते 3 लिखना पड़ेगा, 2 घाते 3, सॉरी। ये नीचे बेस में ये रहेगा आपका, जो पहले पहले में एक सिक्का उछालने पे 2 आ रहा है ना, तो 2 ये बेस में आएगा, 2 बेस में आएगा, और 3 सिक्का है इसलिए 3 ऊपर आ जाएगा। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, इसको सुधार रहा हूँ मैं। तो 2 गुणे 2 तो इस तरह से हो जाएगा 8, है ना? अच्छा, आज आप मेरे को बताओ, 4 सिक्का उछाले तो बेस क्या लिखेंगे?
बेस बेस लिखेंगे 2, घाते कितना आएगा? 4 आएगा। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा बताओ? एन ऑफ एस हो जाएगा, देखो कैसे, 2 घाते 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 4 सिक्के उछाले तो, हाँ बोलो। क्या बेटा? क्या पूछ रहे हो, समझना नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा मुझे। ये समझ गए बेटा? 2 घाते 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 4 बार लिखना है। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एन ऑफ एस 16 आ गया। अब देखो मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये कैसे लिखना है आपको। देखो एक वाला तो सिंपल है, एक सिक्का उछाला तो सिंपल है, एक बार एच एक बार टी। 2 सिक्का उछाला तो कैसे लिखना है आपको? देखो 2 सिक्का उछाला तो एक बार रफ में कर देना। 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के अगर उछाले गए हैं तो क्या करना, 2 बार एच लिख देना, 2 बार टी लिख देना। उसके बाद एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। तो देखो ये पहला परिणाम एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ऐसे ही 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन बनेगी, 3 लाइन बनने वाली है। 2 सिक्के थे तो 2 लाइन बन रही थी। एक सिक्का होगा तो एक ही लाइन बनेगी, एच और टी। 2 सिक्के हैं, 2 लाइन, उसमें 2 बार एच 2 बार टी, फिर एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। 3 सिक्के हैं तो क्या करो, इसी का डबल कर दो। 2 एच है ना, तो 4 एच लिखो, 4 बार एच, फिर 4 बार टी। उसके बाद जैसे यहाँ करते थे, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर ऐसे एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम मिल जाएंगे यहाँ। ये समझा मेरी बात कि नहीं समझा? हाँ। एक और तरीका है, आपको बता दूं मैं। जैसे कि 2 बार एच लिखा, तो क्या करो, अब एक एच को हटा के टी लिख दो, दूसरे एच को हटाया, टी लिख दिया। अब क्या करो कि इसको टी कर, अब अब पहले वाले को टी कर दो, यहाँ दूसरे को टी किया, एक बार टी दूसरे नंबर पे आ गया, एक बार टी पहले नंबर पे आ गया, फिर टी दोनों दोनों जगह पे आ गया। समझा? 2 बार एच है, एक बार टी यहाँ लिख दिया, एक बार टी यहाँ लिख दिया, फिर दोनों जगह पे टी लिख दिया। ऐसे यहाँ भी देख लो, एच 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 है ना, एक बार टी लास्ट में लिख दिया, फिर टी बीच में लिख दिया, फिर देखो टी पहले लिख दिया। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आगे का लेक्चर हम लोग कल देखते हैं। 5.1 आप लोग करके रखना, यही आपका होमवर्क है, ठीक है? कितने लोगों ने अटेंड किया लेक्चर? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हाँ तो ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हो।